हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और नॉलेज मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो उत्तराखंड से रिलेटेड एक वीडियो दी थी, उसमें उत्तराखंड के ऊपर जो मैंने आपको बताया था वह उत्तराखंड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां मैंने आपको समझाई थी। उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड के इतिहास है और इतिहास से लेकर मैं आपको उत्तराखंड से संबंधित सारी जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर दूंगा और उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड का प्रारंभिक वर्णन शुरू कहाँ से होता है। तो उत्तराखंड का प्रारंभिक वर्णन के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का प्रारंभिक जो वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद से। उत्तराखंड का प्रारंभिक वर्णन हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है एग्जाम में कि उत्तराखंड का प्रारंभिक वर्णन हमें कहां से मिलता है, यानी कि कौन से वेद से मिलता है। और ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बता भी दूं, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। 4 ही हमारे वेद हैं जो मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ाते हुए बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूं। एक तो ऋग्वेद हो गया जो सबसे प्राचीनतम है, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं। फिलहाल हम वेदों पे ज़्यादा चर्चा ना करके हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का प्रारंभिक वर्णन जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहां इसे देवभूमि, उसके साथ साथ देवभूमि व महर्षियों की भूमि, महर्षियों की भूमि कहा गया है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, उत्तराखंड का प्रारंभिक वर्णन कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसे क्या कहा गया है? इसे देवभूमि व महर्षियों की भूमि कहा गया है। ठीक, अब जो मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथ, एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जहां इसे उत्तर पूर्व कहा गया है। उत्तर पूर्व कहा गया है। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और इतिहास के अंतर्गत उसे भी काफी वरीयता दी जाती है, तो उसे भी आप लोग ठीक से समझेंगे। तो नेक्स्ट बात मैं बताने जा रहा हूं, स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानस खंड तथा गढ़वाल को केदार खंड, अभी मैंने आपको 2 बात बताई हैं। स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानस खंड तथा गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है। किसमें? स्कंद पुराण में। ठीक, अब जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बात और मैं आपको बता दूं, यह आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में 2 मंडलों में विभक्त है। एक पहला मंडल है कुमाऊं मंडल, दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। टोटल जिले उत्तराखंड में हो गए 13। वर्तमान समय में उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जो मैं आपको बेसिक, जो मैंने सबसे पहली वीडियो अपनी उत्तराखंड की दी थी उसमें भी समझाया था, आज भी मैंने रिपीट कर दिया। चलिए अब मैं आगे बताता हूं आपको। तो अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की।
बौद्ध साहित्य में। तो स्कंद पुराण में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। हिमवंत, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुका है ये। तो एग्जाम में भी पूछा गया था कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो हिमवंत कहा गया है। सभी इस पर अच्छे से नोट कर लें इसको कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है, और कुमाऊं को स्कंद पुराण में मानसखंड, गढ़वाल को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है। इस सब को आप नोट कर लें बहुत अच्छे से, बहुत काम आने वाला है आपके ये। अगर आप तैयारी की कर रहे हैं किसी परीक्षा की उत्तराखंड से संबंधित, तो आपके ये बहुत काम आने वाला है। जो भी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, इतिहास जो मैं आपको आज समझा रहा हूं, आप इसको बहुत ही अपने नोट्स एक बना लीजिए। अगर नहीं बनाना शुरू करे हैं तो बना लीजिए। मैं अभी बोल रहा हूं आपको, नहीं बनाना शुरू करे हैं तो बना लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस दूंगा आपका फिर छूटता जाएगा अगर आपने नहीं बनाया है तो इसलिए आप बना जरूर लीजिए या कहीं उसको लिख लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही सुन रहे हैं तो कोई नहीं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप तैयारी की दृष्टि से इसको देख रहे हैं तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा एक जगह, क्योंकि ये सभी चीजें पूछी जा चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि पुराणों में मानसखंड प्लस केदारखंड, मानसखंड प्लस केदारखंड, इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर एवं खसदेश, जो मैंने आपको बात बताई एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है आपके। पुराणों में मानसखंड प्लस केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर एवं खसदेश के नाम से संबोधित किया गया है। इसे भी आप ध्यान से सुन लें, यह आपके बहुत ही काम आने वाला है कि पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर एवं खसदेश के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस सभी को मैं मिटा देता हूं, आप सभी ये नोट कर लीजिएगा जरूर। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये आम पॉइंट है, आप सभी को पता भी होगा, जो हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हैं उन सभी को पता होगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास में हरिद्वार को माया नगरी के नाम से संबोधित किया गया है। इतिहास में हरिद्वार को माया नगरी के नाम से संबोधित किया गया है। यह आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, और जिसे पता है तो वेल एंड गुड बात है आपके लिए। ठीक, अब अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वो अलकापुरी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इतिहास में अलकापुरी क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो अलकापुरी क्षेत्र में अलकापुरी में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष व किन्नर
सिद्ध, गंधर्व, यक्ष व किन्नर जातियों का हमें पता चलता है। अलकापुरी में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष व किन्नर जातियों का हमें पता चलता है और इन सभी का राजा कुबेर को बताया गया है इतिहास में। इन सभी का राजा कुबेर को बताया गया है इतिहास में, ठीक। और अलकापुरी को कुबेर की राजधानी बताया गया है। अलकापुरी को कुबेर की राजधानी बताया गया है। इसको भी आप नोट कर लें। अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पीछे मैंने आपको बताया था कि अलकापुरी क्षेत्र में यक्ष, गंधर्व और किन्नर जातियां निवास करती थी। तो उसी अलकापुरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। इसी क्षेत्र में अलकापुरी नदी हुआ करती है। इसका भी इतिहास में वर्णन मिलता है कि अलकापुरी नदी का वर्णन मिलता है और इसी अलकापुरी नदी से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी निकलती है, ऐसा इतिहास में बताया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये भी आप फैक्ट के तौर पे नोट कर लीजिएगा कि अलकनंदा नदी को इसका नाम मिलता है हिरण्यवर्तनी। इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसको हिरण्यवर्तनी कहा गया है। अलकनंदा नदी को हिरण्यवर्तनी नाम दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूछा भी गया है। अगली बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतिहास में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इतिहास थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, पर अगर आप इसको नोट्स बनाकर देखेंगे तो ये इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। अगर आप इसको नोट्स में बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए मैं अगली बात जो आपको बताता हूँ, प्राचीन स्रोतों में अब इन प्राचीन स्रोतों से क्या पता चलता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जाति कुड़िंद थी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जाति कुड़िंद थी। और ये कुड़िंद जो है, ये एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जाति कुड़िंद थी, यह एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस जाति ने तीसरी व चौथी सदी शासन किया। तीसरी हिंदी में लिख देता हूं, तीसरी व
चौथी सदी, तीसरी व चौथी सदी शासन किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट बात जो मैं आपको बता रहा हूं इतिहास से ही संबंधित है। अशोक का कालसी शिलालेख, अशोका द ग्रेट आप जानते भी होंगे। अशोक के कालसी शिलालेख से अशोक के कालसी शिलालेख से पता चलता है कि प्रारंभ में, ये मैंने आपको सभी बता दिया है, तो अशोक के कालसी शिलालेख से पता चलता है कि प्रारंभ में टॉन्स और यमुना टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर, टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर कुणिंद निवास करते थे। कुणिंद निवास करते थे। अब ये कौन कुणिंद? वही कुणिंद जिसने उत्तराखंड पर तीसरी व चौथी सदी शासन किया। वह उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जाति कुणिंद थी। तो अशोक के कालसी शिलालेख से ये प्रारंभ में यह पता चलता है कि टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर कुणिंद निवास करते थे। ठीक, अब जो नेक्स्ट एक और बात है इसी से संबंधित है कि यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। यह जाति प्रारंभ में कुणिंद मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के प्रारंभ में कुणिंद मौर्यों के अधीन थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा गया है कि कुणिंद किसके अधीन थे, तो मौर्यों के अधीन थे। यह भी एग्जाम में आ चुका है। चलिए, कुणिंद वंश से संबंधित मैंने आपको कुछ जानकारियां दे दी हैं। ठीक, और आप सभी को ये सारी जो तथ्य हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ और तथ्य बताने जा रहा हूं, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुणिंद वंश का हमने समझ लिया है सब कुछ। तीसरी व चौथी सदी शासन किया। प्रारंभ में टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर यह जाति निवास करती थी तथा मौर्यों के अधीन थी। अगली जो बात करते हैं कुणिंद वंश का कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, तो जो इतिहास में नाम मिलता है वह है अमोघभूति। इस नाम को नोट कर लीजिएगा। यह नाम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो अमोघभूति था। और इसकी एक और बात बताता हूं, इसकी रजत और ताम्र मुद्राओं, जो इसने रजत और ताम्र की मुद्राएं चलाई थी, उन मुद्राओं के अग्रभाग पर, अग्र मतलब आगे वाले भाग पर देवी और मृग का अंकन था। यानी कि
देवी और मृग का जो अंकन, यानी कि वो एक तरह से वो कह सकते हैं आप, जैसे आजकल सिक्कों पे बने रहते हैं, उस तरह से देवी और मृग का अंकन था। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस चीज का उसकी रजत और ताम्र मुद्राओं पर अंकन था, तो आप बता सकते हैं देवी और मृग का अंकन था। और नेक्स्ट बात मैं आपको एक और बता दूं कि प्राकृत भाषा में, इतिहास में प्राकृत भाषा में राज्ञ कुणिंदस अमोघ भूति महाराजस राज्ञ कुणिंदस अमोघ भूति महाराजस मिलता है। ये कुछ इसके द्वारा लिखा हुआ, कुछ जैसे इतिहास में कुछ वर्णित किताबें मिल जाती हैं उस तरह से है। तो अमोघ भूति राज्ञ कुणिंदस अमोघ भूति महाराजस मिलता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें तो बेहतर रहेगा। अब जो नेक्स्ट बात है, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद यहां पर शकों ने अपना अधिकार कर लिया। शकों ने अमोघ भूति की मृत्यु के बाद यानी कि अमोघ भूति की मृत्यु के बाद यहां पर शकों ने अधिकार कर लिया। ठीक, और उसके बाद शकों के बाद कुषाणों ने, कुषाणों भी जैसा मैंने आपको पहले बताया था एक जाति है, कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ठीक, अब कुषाणों के बारे में बात करें तो कुषाणों के बारे में वीरभद्र लिख देता हूं मैं यहां पर, कुषाणों के बारे में। उसके बाद कुषाणों ने अधिकार कर लिया, उसके बाद कुषाणों के बारे में जो अवशेष मिले हैं वो वीरभद्र, ये ऋषिकेश में है, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज ये कोटद्वार में है, और गोविषाण ये काशी में है। ठीक, यहां से कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं, यहां से यानी कि इनके बारे में कुछ पता चलता है, कुछ जानकारियां मिली हैं। तो ये था उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित पहला जो मेरा वीडियो है वो मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप जो भी आपके मित्र लोग अगर तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के रिलेटेड में, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, और आपके काम भी बहुत आने वाला है ये वीडियो। और इससे आप जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी को नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है सारी जानकारी। कल मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगा, कल मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगा इसी इतिहास से संबंधित उत्तराखंड के। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए, थैंक यू।